हम्म आज की इस विस्तृत चर्चा को शुरू करने से पहले मैं एक विचार सामने रखना चाहता हूं। मान लीजिए। मान लीजिए कि ये जीवन एक बहुत बड़ा रंगमंच है, मतलब एक स्टेज है। हाँ, रंगमंच। और जो हमारी कुंडली के 9 ग्रह हैं, हम्म। वो उस मंच पर अभिनय करने वाले कलाकार हैं। बिल्कुल। आमतौर पर होता भी यही है कि ज्योतिष की चर्चाओं में लोगों का सारा ध्यान इन्हीं कलाकारों पर होता है। हाँ, कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। ऊंच का है या नीच का है। सही बात है। लेकिन जरा सोचिए, कोई भी कलाकार अपना अभिनय बिल्कुल अपने मन से तो नहीं करता ना। नहीं, उसके पीछे एक पूरी लिखी हुई स्क्रिप्ट होती है। एक पृष्ठभूमि होती है जो ये तय करती है कि डायलॉग किस भावना के साथ बोले जाएंगे। और आज की इस गहन चर्चा का विषय बिल्कुल यही है। ये रंगमंच वाला उदाहरण एकदम सटीक बैठता है यहाँ। आज हम एस एन पांडे जी के बेहद शानदार नोट्स पर बात करने वाले हैं, भाव एवं नक्षत्रों का संबंध। सच कहूँ तो ये नोट्स इस पूरी व्यवस्था को देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। बिल्कुल। पारंपरिक ज्योतिष में कई बार लोग सिर्फ ग्रहों और राशियों को देखकर निष्कर्ष निकाल लेते हैं, लेकिन पांडे जी के नोट्स इस बात को बहुत गहराई से स्थापित करते हैं कि असली स्क्रिप्ट तो नक्षत्र ही हैं। एकदम सही। केपी और नाड़ी ज्योतिष की तो पूरी नींव ही इसी सिद्धांत पर टिकी है। इन प्रणालियों में ये माना जाता है कि ग्रह केवल एक माध्यम है, एक जरिया है बस। हाँ, लेकिन वो परिणाम क्या देगा ये पूरी तरह से उसके नक्षत्र स्वामी यानी स्टार लॉर्ड पर निर्भर करता है। तो मतलब नक्षत्रों का ये सूक्ष्म अध्ययन ही इस पूरी विद्या की असली आत्मा है। बिल्कुल। अगर कोई ग्रह किसी भी भाव में बैठा है तो वो केवल शरीर है, लेकिन नक्षत्र उस भाव के भीतर बहने वाली ऊर्जा और उसकी दिशा को नियंत्रित करता है। और यही आज का हमारा मुख्य मिशन है। इस चर्चा के जरिए हम ये समझेंगे कि कैसे कुंडली के 12 भावों और उनमें बैठे नक्षत्रों का ये अद्भुत गणित काम करता है, जो इंसान के व्यवहार और उसके पूरे जीवन की दिशा को तय करता है। करियर हो, धन हो या जीवन का पूरा पैटर्न। हाँ, हम इस यात्रा को कुछ खास हिस्सों में बांटकर देखेंगे। स्वयं की पहचान से लेकर दुनियादारी के संघर्ष और फिर अंत में मोक्ष तक की यात्रा। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ बिल्कुल। शुरुआत करते हैं इंसान की अपनी पहचान और उसके संचित धन से, यानी प्रथम और द्वितीय भाव की ऊर्जा। प्रथम भाव या लग्न इंसान के अवचेतन मन की सबसे पहली परत है ना। हाँ, ये वो ऊर्जा है जो दुनिया सबसे पहले महसूस करती है। जब हम केपी या नाड़ी ज्योतिष की बात करते हैं तो लग्न का उप नक्षत्र स्वामी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, सब लॉर्ड जिसे कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि प्रथम भाव में मेष राशि है और अश्विनी नक्षत्र उदित हो रहा है। हाँ, तो मेष राशि का स्वामी मंगल है। हाँ, जो आक्रमकता और ऊर्जा का प्रतीक है। लेकिन अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है। और केतु जड़ों का, शुरुआत का और अचानक होने वाली घटनाओं का ग्रह है। बिल्कुल। और जब मंगल की ये ऊर्जा केतु के नक्षत्र से होकर गुजरती है तो इंसान में एक गजब की फुर्ती पैदा होती है। एस एन पांडे जी के नोट्स में अश्विनी नक्षत्र का जो विश्लेषण है वो सच में बहुत ही रोमांचक है। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। अश्विनी कुमारों को देवताओं का वैद्य माना गया है, इसलिए जिनके लग्न में ये ऊर्जा होती है उनके अंदर हमेशा कुछ नया शुरू करने की लालसा होती है, एक पायनियर बनने की इच्छा। एकदम सही शब्द है, पायनियर। ये लोग किसी भी काम की शुरुआत इतनी तेजी से करते हैं कि बाकी लोग बस देखते रह जाते हैं। और इसके साथ ही चिकित्सा या हीलिंग के क्षेत्र में इनकी एक स्वाभाविक रुचि होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी चीज को ठीक करना इनकी जन्मजात प्रवृत्ति है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये फुर्ती कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छा, बल्कि ये उनकी उस स्क्रिप्ट का हिस्सा है। नाड़ी ज्योतिष में जब मंगल और केतु का संबंध बनता है तो व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक तंत्र हमेशा एक हाई अलर्ट मोड में रहता है। क्या बात है। अब जब इंसान अपनी पहचान स्थापित कर लेता है तो वो दूसरी चीज की ओर बढ़ता है, जो है द्वितीय भाव, धन, वाणी और पारिवारिक संस्कारों का भाव। यहाँ वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र का संयोजन बहुत ही अद्भुत परिणाम देता है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र माना जाता है और वृषभ राशि शुक्र की है। तो जब शुक्र की सुंदरता और चंद्रमा की भावना आपस में मिलते हैं तो वाणी में एक गजब की मिठास आ जाती है, एक आकर्षण आ जाता है। ऐसे लोग जब बोलते हैं तो सामने वाला बस सुनता रह जाता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है रोहिणी नक्षत्र का सीधा संबंध कृषि, प्राकृतिक सौंदर्य और रचनात्मकता से होना। रोहिणी का प्रतीक एक बैलगाड़ी है ना। हाँ, बैलगाड़ी तेज नहीं दौड़ती, लेकिन वो लगातार चलती है और उसमें फसल या संपत्ति लदी होती है।
जब यह नक्षत्र द्वितीय भाव यानी संचित धन के भाव में होता है तो व्यक्ति कला, सौंदर्य, प्रसाधन या रियल एस्टेट से बहुत धन कमाता है। जमीन से जुड़े कामों से। बिल्कुल। और चूंकि बैलगाड़ी जमा करने का प्रतीक है, इसलिए धन संचय की वृत्ति बहुत मजबूत होती है। सेविंग करने की आदत। हाँ, ये लोग पाई पाई जोड़कर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में यकीन रखते हैं। अगर हम इसकी तुलना द्वितीय भाव में ही आने वाले एक और नक्षत्र कृत्तिका से करें तो जमीन आसमान का अंतर दिखता है। अरे बिल्कुल, कृत्तिका सूर्य का नक्षत्र है, जिसका अर्थ है धारदार चाकू या आग। अगर कृत्तिका द्वितीय भाव में हो तो इंसान की वाणी एकदम स्पष्ट और तीखी होती है, सीधे मुद्दे पर आने वाली। हाँ, वो रोहिणी की तरह घुमा फिरा कर या मीठी बातें नहीं करेगा। यही कारण है कि सिर्फ भाव या राशि देखना काफी नहीं है, नक्षत्र ही असली कहानी बताता है। बिल्कुल सटीक तुलना है ये। और धन जमा करने के बाद इंसान अपनी ऊर्जा को बाहर की दुनिया में प्रवाहित करता है, जो हमें तीसरे भाव की ओर ले जाता है। ये हमारे प्रयासों, पराक्रम और संचार का भाव है, कम्युनिकेशन का। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि तीसरा भाव हमारे अवचेतन मन की वो जगह है जहाँ से हम दुनिया के साथ तालमेल बिठाते हैं। अगर हम मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र का उदाहरण लें तो इसके परिणाम एकदम अलग और बेहद तीव्र होते हैं। आर्द्रा राहु द्वारा शासित नक्षत्र है और मिथुन राशि बुध की है। बुध और राहु का यह संगम एक बहुत ही शक्तिशाली विश्लेषणात्मक दिमाग को जन्म देता है। एनालिटिकल माइंड। आर्द्रा का शाब्दिक अर्थ ही आंसू या तूफान होता है। तूफान, हाँ। जब ये तूफानी ऊर्जा संचार और प्रयासों के भाव में आती है तो ऐसे व्यक्ति का संवाद कभी भी धीमा या साधारण नहीं होता। वो विचारों का बवंडर होता है। केपी ज्योतिष में राहु को शोध, तकनीक और वर्जनाओं को तोड़ने वाला ग्रह माना गया है। इसलिए ये देखा जाता है कि ऐसे लोग कोडिंग, कंप्यूटर विज्ञान या गहरे रिसर्च में कमाल का प्रदर्शन करते हैं। इनके प्रयास एकदम तूफानी होते हैं। अगर इन्हें कोई समस्या सुलझाने को दे दी जाए तो ये रातों की नींद त्याग कर उसकी तह तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और एक तूफानी प्रयास के बाद इंसान को क्या चाहिए? उसे चाहिए एक सुरक्षित पनाहगाह जहां वो अपनी सारी थकान मिटा सके। बिल्कुल, और यही चतुर्थ भाव है। ये माता, मानसिक शांति, सुख और संपत्ति का भाव है। ये जीवन का वो हिस्सा है जहां दुनिया का शोर शांत हो जाता है। कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र इस भाव की सबसे पवित्र और सुंदर अभिव्यक्ति है। पुष्य को ज्योतिष में नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। इसका स्वामी शनि है, लेकिन ये चंद्रमा की कर्क राशि में आता है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। पुष्य का अर्थ है पोषण करना, टू नरिश। जब यह नक्षत्र चतुर्थ भाव में होता है तो घर सिर्फ रहने की जगह नहीं रह जाता, वो एक मंदिर बन जाता है। शनि अनुशासन और निर्माण का ग्रह है और चंद्रमा भावनाओं का। इसलिए भवन निर्माण और अपने घर को बेहद सलीके से सजाने संवारने में इन्हें असीम सुख मिलता है। इनका अपनी माता के साथ एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक और पोषण से भरा संबंध होता है। घर की परंपराएं ही इनकी मानसिक शांति का असली स्रोत होती हैं। और जब इंसान को घर में मानसिक शांति और सुरक्षा मिल जाती है तब उसकी आंतरिक रचनात्मकता खिल उठती है, जो हमें पंचम भाव में देखने को मिलती है। ये भाव बुद्धि, संतान और जीवन के आनंद का है। सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र इस आनंद का सबसे बड़ा उदाहरण है। पूर्वा फाल्गुनी शुक्र द्वारा शासित नक्षत्र है और ये सूर्य की सिंह राशि में पड़ता है। नाड़ी ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य, जो राजसी सत्ता है, और शुक्र, जो विलासिता और कला है, जब इनका वैचारिक संगम होता है तो व्यक्ति जीवन का पूरा उत्सव मनाना चाहता है। पंचम भाव में इस नक्षत्र के होने का अर्थ है कि रचनात्मकता का प्रवाह कला, मनोरंजन और सुख सुविधाओं की दिशा में होगा। ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में एक विशेष प्रकार का चुंबकत्व होता है। मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है इनकी। लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि पंचम भाव संतान का भी होता है। पांडे जी के नोट स्पष्ट करते हैं कि इस प्रभाव के कारण अक्सर संतान भी कला या मीडिया में बड़ा नाम कमाती है। ये लोग एक रूखे और नीरस जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जीवन हमेशा उत्सव तो नहीं होता। जीवन में वास्तविकता और संघर्ष भी आते हैं। बिल्कुल, और यहीं से हम छठे भाव में प्रवेश करते हैं। ये भाव रोग, ऋण, शत्रु और हमारे दैनिक कार्यों को दर्शाता है, सर्विस को। ये भाव बताता है कि हम मुश्किलों से कैसे निपटते हैं। यहाँ कृत्तिका नक्षत्र का उदाहरण बहुत ही सटीक बैठता है, जिसकी हमने पहले भी थोड़ी चर्चा की थी। हाँ, कृत्तिका नक्षत्र का शाब्दिक अर्थ है कैंची या चाकू।
ये अग्नि तत्व का नक्षत्र है और इसका स्वामी सूर्य है। जब ये ऊर्जा छठे भाव में आती है तो ये लोग अपनी समस्याओं को पालते नहीं हैं। अगर कोई शत्रु है या कोई समस्या है तो ये उसे एक धारदार हथियार की तरह अपनी जिंदगी से काटकर अलग कर देते हैं। एक तरह से ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इनकी कार्यक्षमता बेहद सटीक होती है। ये लोग किसी भी जंक या कचरे को अपनी जिंदगी में इकट्ठा नहीं होने देते। ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन नाड़ी ज्योतिष यहाँ एक चेतावनी भी देता है। ओ क्या? कृत्तिका एक बेहद गर्म और तीक्ष्ण नक्षत्र है। जब ये रोग के भाव में सक्रिय होता है तो अग्नि तत्व की अधिकता के कारण शरीर में पित्त दोष बढ़ सकता है। ओहो। पाचन से जुड़े गंभीर रोग या सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मतलब ये अपनी समस्याओं को तो जला देते हैं, जी लेकिन कभी-कभी उस आग की तपिश इनके शरीर को भी झेलनी पड़ती है। बिल्कुल। इसलिए इन्हें अपने खानपान को लेकर बहुत अनुशासित रहना पड़ता है। अपनी कमियों और संघर्षों से लड़ने के बाद जी इंसान को हमेशा एक ऐसे साथी की तलाश होती है जी जो उसकी कमियों को पूरा कर सके। ये सप्तम भाव है। ये विवाह, जीवन साथी और हर तरह की साझेदारी का भाव है। जी ये वो दर्पण है जिसमें हम खुद को देखते हैं। तुला राशि में स्वाति नक्षत्र यहाँ एक बहुत ही अलग तरह की ऊर्जा लेकर आता है। स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और तुला राशि शुक्र की है जो वायु तत्व की राशि है। और वायु को कभी बांधा नहीं जा सकता। सही कहा। इसलिए सप्तम भावों में स्वाति नक्षत्र साफ तौर पर दर्शाता है कि व्यक्ति को अपने रिश्तों में, विशेषकर विवाह में, स्वतंत्रता चाहिए। स्पेस चाहिए ही चाहिए। कोई भी घुटन भरा रिश्ता ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनका जीवन साथी अक्सर बेहद कूटनीतिक, स्वतंत्र विचारों वाला और बहुत अच्छी व्यापारिक बुद्धि रखने वाला होता है। व्यापारिक साझेदारियों में भी ये हावी होने के बजाय एक बहुत ही तार्किक और संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं। संतुलन स्थापित करने के बाद ये यात्रा कुंडली के सबसे रहस्यमयी और गहरे हिस्से में प्रवेश करती है। अष्टम भाव। ये भाव आयु, अचानक होने वाली घटनाओं, शोध और गुप्त विद्याओं का है। ये वो अंधेरा कोना है जहां हर कोई जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र वाले लोग इस भाव की ऊर्जा को बहुत अच्छे से संभालते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो अष्टम भाव सिर्फ संकट का नहीं बल्कि परिवर्तन का भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का। अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि है और वृश्चिक राशि मंगल की है। शनि का अनुशासन जब मंगल की गहराई से मिलता है तो इंसान के अंदर गजब का धैर्य आता है। अनुराधा नक्षत्र का अर्थ ही है गहरे समर्पण और भक्ति का नक्षत्र। एस.एन. पांडे जी के नोट्स में ये साफ लिखा है कि ऐसे लोग रहस्य की तह तक जाने में माहिर होते हैं। जब अनुराधा नक्षत्र अष्टम भाव से जुड़ता है तो ऐसे लोग ज्योतिष, नाड़ी विद्या, तंत्र या मनोविज्ञान जैसी गुप्त विद्याओं में गहरी रुचि रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जीवन में कोई अचानक संकट आता है या बड़ा बदलाव होता है तो जहां आम इंसान घबरा जाता है, वहीं ये लोग अपना मानसिक संतुलन कभी नहीं खोते। ये विपरीत परिस्थितियों में भी एक शोधकर्ता की तरह शांत रहकर समाधान खोजते हैं। अष्टम भाव के गहरे अंधेरे और रहस्य से गुजरने के बाद ही इंसान को असली प्रकाश दिखाई देता है। और वो प्रकाश नवम भाव का है। यह धर्म, गुरु, दर्शन और हमारे बिलीफ सिस्टम का भाव है। धनु राशि में मूल नक्षत्र इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। मूल का अर्थ ही होता है जड़। इस नक्षत्र का स्वामी केतु है जो फिर से गहराई में जाने का संकेत देता है। इस नक्षत्र के बारे में मुझे जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो ये है कि ये लोग किसी भी परंपरा को आंख बंद करके नहीं मानते। बिल्कुल। अगर कोई नियम चला आ रहा है तो ये पूछेंगे कि क्यों। इनका धर्म किसी पाखंड या दिखावे पर आधारित नहीं होता। ये धर्म और दर्शन की बिल्कुल जड़ तक जाना चाहते हैं। केतु विश्लेषण और अलगाव का ग्रह है ना? हाँ, ये इंसान को सतही चीजों से दूर ले जाता है। गुरु की राशि में केतु का यह नक्षत्र इंसान को तब तक बेचैन रखता है जब तक उसे जीवन के वास्तविक सत्य का अनुभव नहीं हो जाता। वे सत्य की खोज में लंबी यात्राएं भी कर सकते हैं और झूठे गुरुओं या आडंबरों को सिरे से खारिज कर देते हैं। जब इंसान के सिद्धांत और सत्य स्पष्ट हो जाते हैं तब वो दुनिया में अपना कर्म करने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। दशम भाव हमारे कर्म, हमारे करियर, मान सम्मान और अधिकार का भाव। हम समाज में अपनी सत्ता कैसे स्थापित करेंगे ये दशम भाव तय करता है। सिंह राशि में मगा नक्षत्र इसे बहुत ही भव्य तरीके से समझाता है। मघा नक्षत्र सीधे तौर पर हमारे पितरों यानी पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। ये फिर से केतु का नक्षत्र है, लेकिन इस बार ये सूर्य के सिंह राशि में है। सूर्य राजा है और केतु ध्वजा है,
पताका। जब मघा दशम भाव में होता है तो व्यक्ति किसी के अधीन काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसे अपने कार्यक्षेत्र में पूर्ण सत्ता चाहिए, ऑथोरिटी। केती ज्योतिष में दशम भाव का उप नक्षत्र स्वामी अगर मघा से जुड़ा हो तो देखा जाता है कि लोग अपने पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं, या कॉरपोरेट और सरकारी दुनिया में किसी ऐसे पद पर बैठना चाहते हैं जो किसी सिंहासन की तरह हो, जहां से वे नियम बना सकें। और जाहिर सी बात है, जब आप इतने बड़े स्तर पर कर्म करते हैं तो लाभ भी उसी स्तर का होना चाहिए। यही एकादश भाव है जो लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और हमारे सोशल नेटवर्क को दर्शाता है। मकर और कुंभ के इस क्षेत्र में धनिष्ठा नक्षत्र का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। धनिष्ठा का मतलब ही है धन और संगीत का मिलन, रिदम। ये मंगल द्वारा शासित नक्षत्र है। धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा में एक चुंबकत्व और एक लय होती है। एकादश भाव में धनिष्ठा होने का मतलब है कि व्यक्ति का सामाजिक दायरा या नेटवर्क बहुत ही प्रभावशाली होगा। कॉर्पोरेट नेटवर्क, बड़े बड़े क्लब या रियल एस्टेट के माध्यम से इन्हें प्रचुर मात्रा में धन लाभ होता है। मंगल की ऊर्जा इन्हें महत्वाकांक्षी बनाती है और ये अपने संपर्कों का इस्तेमाल बहुत ही कूटनीतिक और कुशल तरीके से करते हैं। एक तरह से इनका नेटवर्क ही इनकी असली नेटवर्थ होता है। अब हम 1 से लेकर 11 भावों तक की इस लंबी यात्रा को पूरा करके अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। द्वादश भाव यानी 12वां भाव। ये व्यय का, विदेश का, अवचेतन मन की गहराई का और सबसे बढ़कर मोक्ष का भाव है। ये दुनियादारी से वैराग्य की ओर जाने का अंतिम दरवाजा है। मीन राशि में रेवती नक्षत्र इस भाव का सबसे पूर्ण और सुंदर उदाहरण है। बुध है और मीन राशि बृहस्पति की है। इसके देवता पूषण है, जो आत्मा को उसकी अंतिम यात्रा में रास्ता दिखाते हैं और पोषण देते हैं। जब यह नक्षत्र द्वादश भाव में आता है तो व्यक्ति की चेतना अत्यंत दयालु और करुणा से भरी होती है। प्रथम भाव में जो मैं या अहंकार शुरू हुआ था, वो यहाँ आकर पूरी तरह से ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। यही कारण है कि ऐसे लोगों का धन अक्सर दान पुण्य, दूसरों की मदद करने या आध्यात्मिक कार्यों में खर्च होता है। चूंकि इनका मन अंदर से बहुत शांत और सांसारिक आसक्तियों से मुक्त होता है, इसलिए इन्हें बहुत गहरी और शांतिपूर्ण नींद आती है। और चूंकि 12वां भाव दूरस्थ स्थानों का भी है, इसलिए अक्सर देखा जाता है कि जन्म स्थान से दूर जाने पर या विदेश यात्राओं से इन्हें विशेष आध्यात्मिक या आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक की इस पूरी यात्रा को देखें तो ये इंसान के जन्म, उसकी पहली सांस और अश्विनी नक्षत्र की उस तीव्र ऊर्जा से शुरू होती है। और धन, परिवार, संचार, सुख, रचनात्मकता, संघर्ष, विवाह, रहस्य, धर्म और कर्म से होते हुए अंततः रेवती नक्षत्र की असीम करुणा और मोक्ष पर जाकर पूरी होती है। ये पूरा चक्र हमें ये समझाता है कि एस.एन. पांडे जी के नोट्स या केपी और नाड़ी का ये ज्ञान सिर्फ भविष्यवाणियां करने का टूल नहीं है। बिल्कुल, ये ज्ञान ये जानने के लिए नहीं है कि कल क्या होगा, बल्कि ये अपनी खूबियों को, अपने संघर्षों को और जीवन के उस पैटर्न को गहराई से समझने का विज्ञान है। जब इंसान ये समझ जाता है कि उसकी स्क्रिप्ट क्या है, तो वो अपने ही स्वभाव से व्यर्थ में लड़ना छोड़ देता है। सूचनाओं के भारी बोझ से भरी आज की इस दुनिया में ये स्वयं की आत्म जागरूकता को बढ़ाने का सबसे सटीक और शक्तिशाली टूल है। सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आज की इस चर्चा का अंत हम एक ऐसे विचार के साथ करना चाहेंगे जो शायद पूरी बहस को एक नया आयाम दे सकता है। बताइए वो विचार क्या है? हमने शुरुआत में कहा था कि अगर जीवन एक रंगमंच है, ग्रह कलाकार हैं और नक्षत्र वो लिखी हुई स्क्रिप्ट्स हैं जो ये तय करते हैं कि अभिनय कैसे होगा, हाँ, तो फिर इस पूरे नाटक में इंसान की अपनी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल का क्या काम है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। इंसानी चेतना की भूमिका कहाँ है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक बेहतरीन और अत्यंत जागरूक कलाकार अपनी दी गई उस स्क्रिप्ट के दायरे में रहते हुए भी अपनी बुद्धि से कुछ नया, कुछ अद्भुत और कुछ अपना इम्प्रोवाइज कर सके? ये सोचने वाली बात है सच में। शायद यही वो बिंदु है जहां ज्योतिष का गणित और इंसान की चेतना आपस में मिलते हैं। स्क्रिप्ट परिस्थितियों तो दे सकती है, लेकिन चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है। ये वास्तव में एक बहुत ही गहरा विचार है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम सिर्फ कठपुतलियां नहीं हैं, बल्कि अपने नाटक के सह निर्माता भी हैं, को-क्रिएटर्स। बिल्कुल, हम केवल कठपुतली नहीं है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पूरी यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगली गहरी खोज में।